नमस्कार बच्चों। इस क्लास में हम यूपी बोर्ड 12वीं के भौतिकी प्रथम प्रश्न पत्र से गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आओ चलते हैं। गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। पाठ का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा चुंबक के बारे में जान लिया जाए कि हमारा मैग्नेट क्या है, पहला मैग्नेट कहाँ मिला, इसके बारे में कैसे हम सोचना प्रारंभ किए। इसके बारे में आपको बता दें कि पहला चुंबक या सर्वप्रथम हमें चुंबक की जानकारी कैसे हुई। आपके एशिया में एक स्थान था मैग्नेशिया पर एक नहर की खुदाई चल रही थी। माइनर जिसको समझते हो ना, माइनर क्या होती है, नहर पानी होने जाता है, उसमें नहर की खुदाई चल रही थी। और उस खुदाई में करते हुए जब खुदाई मजदूर कर रहे थे तो उनके फावड़े से एक पत्थर टकराया जो काले और भूरे रंग का था। जब वो पत्थर टकराया तो फावड़े को क्या करता था कि आकर्षित कर लेता था, फावड़े को अपनी तरफ खींचता था, फावड़े पर बल लगाता था, फावड़े से चिपक जाता था। तो उस पत्थर को सर्वप्रथम मैग्नेट का नाम दे दिया गया, मैग्नेट का नाम दिया गया। और वह पत्थर एक लोहे का ऑक्साइड था, Fe3O। चूंकि वो पत्थर मैग्नीशिया नामक स्थान में पाया गया था, इसलिए उसका नाम मैग्नेट रख दिया। और उसको प्रकृति से पाया गया, बनाया नहीं गया, बल्कि उसको पत्थर में प्रकृति से मिला। तो ऐसे पत्थर को हमने मैग्नेट कहा, मैग्नेट में चुंबक कहा, और उसका नाम हमने क्या रख दिया, प्राकृतिक चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक हमारा क्या है, वे चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चुंबक की आकर्षण शक्ति कम होती है और व्यावहारिक या प्रायोगिक कार्यों में इनका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्राकृतिक चुंबक के स्थान पर हमें कुछ कृत्रिम चुंबक का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि हमारे बहुत से एक्सपेरिमेंटल कार्य हैं, बहुत से प्रायोगिक कार्य हैं जहाँ पर चुंबक की जरूरत होती है। तो उन प्रायोगिक कार्यों के लिए हम कृत्रिम चुंबक का निर्माण किए। और कृत्रिम चुंबक का निर्माण लोहा, निकेल, फौलाद और एल्निको जैसी धातुओं को मिला करके किया गया, यानी मिश्र धातुओं का किया गया। और ऐसे चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं जो मानव निर्मित है। कृत्रिम चुंबक को क्या कहोगे, वे चुंबक जो मानव निर्मित है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक की सामर्थ्य प्राकृतिक चुंबक से अधिक होती है। जो हमारा प्रकृति में चुंबक मिलता है उससे उच्च सामर्थ्य का हमारा कृत्रिम चुंबक होता है, यानी इसकी सामर्थ्य अधिक होती है, इनकी आकर्षण शक्ति अधिक होती है। तो हमारे जो कृत्रिम चुंबक हैं ये अलग अलग आकार के बनाए गए, दंड चुंबक, नाल चुंबक। हमारे प्रयोग में सुविधापूर्वक कैसे हम इनको लाएं, हमें कैसे चुंबक की जरूरत है, उस चुंबक के आकार कैसे होने चाहिए, इसके आधार पर अनेक आकार के चुंबक का निर्माण किया गया। ऐसे चुंबक को जो है प्राकृतिक चुंबक कहा गया। सबसे पहला प्रश्न ये है कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है। हम जानना चाहेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जब हम किसी चुंबक को रखते हैं तो चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है। चुंबक का गुण है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करना या किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन उत्पन्न कर देना। जैसे चुंबक के समीप हमको जब कोई चुंबकीय पदार्थ ले आते हैं तो चुंबकीय पदार्थ भी प्रेरण द्वारा चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। चुंबकीय पदार्थ में पाए जाने वाले इस व्यवहार को चुंबकीय पदार्थ के इस व्यवहार को जिसके कारण कि चुंबक के समीप या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकन का गुण आ जाता है, चुंबकत्व कहलाता है। इस व्यवहार को चुंबकत्व कहते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसमें कि किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो चुंबकीय पदार्थ पर चुंबक द्वारा बल लगता है, या किसी चुंबकीय सुई को रखा जाए जिसे हम कंपास कहते हैं। चुंबकीय सुई को रखोगे तो चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिससे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती, और ऐसे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन कैसे करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए कहा जा सकता है कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को अथवा कंपास को लिख सकते हो को रखने पर उस पर एक बल उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिससे कि चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इसको परिभाषित करते हैं। अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई, कंपास कहते हैं इसको, को रखने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिससे सुई, चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वास्तव में चुंबकीय सुई हमारी ऐसे होती है, एक छोटी सी कंपास ऐसे करके चलोगे, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाले को कलर ऐसे कर दिया जाता है, आपका एक कलर कर दिया जाता है, एक डिब्बे में इससे बंद कर देते हैं। ये आपका चुंबकीय अक्ष इस पॉइंट के चारों तरफ ये सुई घूम सकते हैं। अब ये जिस दिशा में आके रुकती है, इस पर जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर तुरंत एक बल आघूर्ण कार्य करता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई एक चुंबकीय पदार्थ है, जब इसको रखते हैं तो इस पर बल आघूर्ण काम करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, एक निश्चित दिशा में ठहरती है, और वो दिशा इधर ठहरते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इस तरह से आप चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा चाहो तो लिख सकते हो, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें रखी गई चुंबकीय सुई को ठीक है, जिसमें चुंबकीय सुई को रखने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिससे वह चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न ये है कि हमारा चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र एक जैसा नहीं होता है। यदि चुंबक के समीप या दूर देखोगे तो समीप चुंबकीय सुई पर ज्यादा बल लगेगा, दूर रखने पर चुंबकीय सुई पर कम बल लगेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हर जगह एक समान नहीं होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कैसे निर्भर करती है और इस पर हम विचार करते हैं।
सबसे पहले देखेंगे चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं, ध्यान दोगे। चुंबक ये आपका नॉर्थ है, आपका साउथ है। जब किसी चुंबक को रखते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है तो हम चुंबकीय बल रेखा जब खींचना चाहते हैं तो जो आपका कंपास है यानी चुंबकीय सुई है उसको हम चुंबक के नॉर्थ सिरे पर रखते हैं, ऐसे यहाँ रखते हैं। जब रखते हैं तो इसका उत्तरी ध्रुव मान के चलो आप, उत्तरी ध्रुव ऐसे यहाँ ठहरता है तो यहाँ निशान लगाते हैं, फिर कंपास को यहाँ रखते हैं और फिर उत्तरी ध्रुव जिस हिसाब में ठहरता है ऐसे निशान लगाते जाते हैं। तो हम पाते क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं। इस तरह से तमाम बल रेखाएं निकलती हैं और उत्तरी चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलते हुए दक्षिणी सिरे पर पहुंचते हैं। यहाँ पर कुछ ही बल रेखाओं को दिखाया जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलती हुई चुंबक के दक्षिणी सिरे पर प्रवेश करते हैं और चुंबक के अंदर ये पुनः उत्तरी सिरे पर आकर एक बंद लूप बनाते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलते हैं, चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलते हैं और दक्षिणी सिरे पर आकर प्रवेश कर जाते हैं और ये एक बंद लूप बनाते हैं। इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे भी होती हैं आगे, जो काफी आगे चल करके फिर ये पहुंचते हैं दक्षिणी सिरे पर आकर के मिलते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हम देखते हैं कि चुंबक के ध्रुवों के समीप, ये ध्रुव कहलाता है नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के समीप अत्यंत निकट होते हैं, नजदीक होते हैं तथा अन्य स्थानों पर दूर होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ नजदीक होते हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तथा चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ दूर होते हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र एवं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर कोई चुंबकीय पदार्थ रखते हो या चुंबकीय सुई रखते हो, कंपास रखते हो और उस पर तगड़ा वाला गुण लगता है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हल्का वाला गुण लगता है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दुर्बल है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और दुर्बलता को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर चुंबकीय बल रेखाओं को देखा जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं अत्यंत समीप होती हैं वहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है तथा जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दूर होते हैं वहाँ पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि चुंबक के समीप, चुंबक के ध्रुवों पर आपका जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक हैं अर्थात यहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, जबकि अन्य स्थानों पर सिरों की अपेक्षा बल रेखाएं दूर है और वहां पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी दंड चुंबक के नॉर्थ और साउथ, ये जो पोल है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, इनके समीप चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। यही कारण है कि किसी दंड चुंबक को आप लोहे के बुरादा में डाल दो तो ये लोहे का बुरादा इसके सिरों पर अधिक मात्रा में, लोहे का बुरादा जो है इसके सिरों पर, नॉर्थ और साउथ सिरों पर अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। ऐसे बीच में कम होगा और ऐसे चिपक जाता है। इसका मतलब है, इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है तथा अन्य स्थानों पर कम होती है। इसके बाद हम ये देखेंगे, हमारी टॉपिक हमने लिखा था चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं। तो ये देखोगे जो चुंबकीय बल रेखाएं हम खींचते हैं तो चुंबक को रखने के बाद अब कैसे रखते हैं, अलग अलग
तरीके हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कभी दक्षिण की ओर रख करके खींचते हैं, कभी उत्तरी ध्रुव को उत्तर की ओर रखकर खींचते हैं। ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? उत्तरी ध्रुव के चलने की दिशा। जब कंपास रखते हैं तो कंपास का नॉर्थ पोल जैसे जैसे चलता है, कंपास का नॉर्थ वाला क्या है? वो जो कलर्ड होता है, यही कंपास का नॉर्थ है। जैसे आपकी यह कंपास है तो ऐसे कलड़ी आपका नॉर्थ बनाया जाता है, ये नॉर्थ है। तो ये जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे हम एक डॉटेड लाइन खींचते हैं और हम ये कल्पना करते हैं कि हमारी ऐसी ही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं सिरों पर तो अधिक होते हैं लेकिन अन्य स्थानों पर कम होते हैं। चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ये चुंबकीय बल रेखाएं पूर्णतः काल्पनिक होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र एंगल नहीं बनाते हैं, वक्र है, काल्पनिक है, निष्कोण है, निष्कोण वक्र। फिर एक बार देख रहे, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का अविरत प्रदर्शन करते हैं तथा इस चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का अविरत प्रदर्शन करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाते हैं। और इन चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। मान के चला जाए कि यदि चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु यहाँ पर स्पर्श से खींचोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इस दिशा में है। अब हम देखते हैं, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इस दिशा में है। तो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हैं तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा खींचने के बाद उस दिशा में तीर लगा देंगे जिधर हमारा उत्तरी ध्रुव चलता है या चलने का प्रयत्न करता है। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखा के परिभाषा हम क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाते हैं। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये चीज जान लेना कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक है, निष्कोण है और यह चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलती हुई दक्षिणी से उत्तरी सिरे से निकलते हैं और दक्षिणी सिरे पर प्रवेश करके एक बंद लूप बनाते हैं। और इस तरह से चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं आप जानते हो कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श से खींचोगे, अगर आप स्पर्श से खींचते हो तो स्पर्शी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताएंगे। यही कारण है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सिर्फ एक ही दिशा होती है, अतः उस बिंदु पर दो बल रेखाएं आपस में मिलती नहीं है। यही कारण है कि कहा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है। दो चुंबकीय बल रेखा आपस में काटते नहीं है। क्यों? अगर वो काटेंगी, मान के चलिए ये दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट दिए ऐसे, तो जब काटेंगे तो इस पर स्पर्श से खींचोगे तो इसकी दिशा ये होगी, इस पर स्पर्श से खींचोगे तो इसकी दिशा ये होगी। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं जो कि संभव नहीं है।
अगर ऐसा होगा तो इनका रिजल्टेंट निकल जाएगा, एक ही दिशा होगी, अर्थात कि चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर एक ही चुंबकीय बल रेखा वहां से जा सकते हैं, और दो बल रेखाएं एक बिंदु से अगर जाएंगे तो वह एक ही पथ पर चलेंगे, उनके पथ अलग अलग नहीं होंगे। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटते नहीं है। दूसरी बात कि चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ नजदीक नजदीक होंगी वहाँ हमें आभास होता है, हमें अंदाजा लगा लेते हैं या कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक है। चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ समीप होती हैं वहाँ प्रबलता अधिक होती है, जहाँ दूर दूर होते हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। इस तरह से अभी आपने देखा था कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के सिरे पर नजदीक नजदीक होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता वहाँ अधिक होती है, और अन्य स्थानों पर दूर दूर होते हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम असमान तथा समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये तो आपका प्रबल और दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद आते हैं बात असमान असमान चुंबकीय क्षेत्र एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जहां पर बल रेखाएं कहीं दूर हो कहीं नजदीक हो, यानी असमानांतर। यदि चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं असमानांतर हैं तो ऐसे स्थान को हम असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, अर्थात वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अलग अलग होगी, कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी। ऐसे इसके विपरीत एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र वो होता है चुंबकीय क्षेत्र के जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, उनके बीच में इक्वल समान अंतर होता है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और समान चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के दंड चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि जब दंड चुंबक को आप रखते हो तो सिरे पर बल रेखाएं नजदीक नजदीक होती हैं, अन्य रेखाओं पर बल रेखाएं दूर दूर होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि दंड चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है किसी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत तक होता है, लेकिन इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो सार्थक मान है प्रबलता, हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की का मान तो है, मैंने चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र वो अनंत तक होता है, लेकिन इसकी प्रबलता कुछ ही दूर तक सीमित रहती है। इसलिए प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के कुछ ही दूर तक सीमित होता है, और व्यवहार में हम कुछ ही दूर तक के चुंबकीय क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि किसी दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है तो आप बताओगे इसका चुंबकीय क्षेत्र अनंत तक है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र आपको बता दिया गया कि यदि बल रेखाएं दूर दूर है चुंबकीय क्षेत्र में, यानी असमानांतर है, कहीं ज्यादा नजदीक नजदीक है कहीं ज्यादा दूर दूर है, मैंने पूरे चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक समानांतर नहीं है, तो हम ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताया गया दंड चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र असमान चुंबकीय क्षेत्र है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यदि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बल रेखाएं समानांतर हों तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मान के चलिए इस तरह से है, यदि समानांतर बल रेखाएं देखें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बताते हैं। ये बल रेखाएं समानांतर हैं और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिनकी दिशा किधर है? इस दिशा में है। तीर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ऐसे चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के तमाम तरीके हैं। इनको कैसे कैसे करते हैं? मान के चलो कोई चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे इंगित करते हैं।
ये चुंबकीय क्षेत्र क्या बता रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र ये बता रहा है कि बल रेखाएं समान अंतर पर होने का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। और क्रॉस हमें क्या बता रहा है? क्रॉस बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इस जो आपका बोर्ड है इसके तल के लंबवत अंदर की तरफ है। सुविधा के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कोई तीर है, ये तीर, इसका 10 पॉइंट होता है, 10 पॉइंट होता है। जब तीर धंसेगी तो क्रॉस दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 10, और जब तीर निकलेगी तो आपका ये दिखाई देगा, नोक दिखाई देगा। इस तरह से यदि हम देखते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से दिखाया गया है, तो इसका तात्पर्य है कि चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ब्लैक बोर्ड के इस तल के, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत क्या है? अंदर की तरफ है। और अगर हम इसे ऐसे दिखाएं तो इसका मतलब कि ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। कारण ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है समान दूरी पर है, समान अंतर पर है, तो यह भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। परंतु इसकी दिशा ब्लैक बोर्ड के इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ है। जब तीर बाहर निकलेगी तो आपको ये डॉट पॉइंट दिखाई देगा, ये पॉइंट दिखाई देगा, तो ये डॉट पॉइंट दिखाई देगा, तो इसकी दिशा किधर है? बाहर की तरफ, और इसकी दिशा किधर है? अंदर की तरफ। इस तरह से हम जगह जगह पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अगले चैप्टर में ये सब बातें होंगी। अब हम देखते हैं धारावाही चालक का चुंबकीय व्यवहार। धारावाही चालक का चुंबकीय व्यवहार। सर्वप्रथम ऑर्स्टेड ने, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने कंडक्टर में एक कंडक्टर में धारा प्रवाहित किया। धारा प्रवाहित करने पर पाया कि उसका व्यवहार चुंबक की भांति है, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक सेल लिया, सेल को एक धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए एक कंडक्टर ए बी, एक चालक ए बी को लेकर के यहाँ कुंजी लगाया, और कुंजी लगाने के बाद इसमें उन्होंने धारा प्रवाहित किया। इस तरह से आप देखते हो कि जब कुंजी के बंद रहेगी तो चालक में धारा बहेगी, चालक में धारा बहेगी तो धारा नियंत्रक से होते हुए ये धारा आएगी। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर प्रवेश करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो चालक में धारा की दिशा ए होगी। ऑर्स्टेड ने जब इस चालक में धारा की दिशा को धारा प्रवाहित किया, कुंजी को बंद करके जब धारा प्रवाहित किया, तो आपने पाया कि ये चालक का व्यवहार चुंबक जैसा था, और इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चालक ए बी का व्यवहार चुंबक जैसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि चालक किसी अन्य दिशा में है, किसी अन्य दिशा में लटकाया गया है, तो ये घूम के उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुक जाता है। ऐसा हम पहले से भी जानते हैं कि किसी दंड चुंबक को या किसी चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वह चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर रुकता है। पहले हम यहाँ देख लें कि किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों रुकता है। तो हम ये देखते हैं कि जब किसी चुंबक को लटकाते हैं तो उस चुंबक का उत्तरी सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ जाकर रुकता है, नॉर्थ पोल। किधर रुकेगा? उत्तर की तरफ। और दक्षिणी सिरा किधर जाकर रुकता है? दक्षिण की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी भी एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, हमारी पृथ्वी का व्यवहार भी एक चुंबक की तरह है। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि दंड चुंबक का नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में है। इसका तात्पर्य है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की तरफ होगा, और दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे अर्थ है उसका उत्तरी ध्रुव किधर है? भौगोलिक दक्षिण की तरफ है। यही कारण है कि अगर हमारी मैग्नेट का व्यवहार चुंबक जैसा नहीं होता तो हमारा ये दंड चुंबक किसी भी दिशा में ठहर सकता है, लेकिन
जो हमारे अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, इसका व्यवहार चुंबक जैसा है। और ये चुंबक कैसा है, जैसे ऐसा लगता है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक गाड़ दिया गया है, जिसका उत्तरी ध्रुव किधर है, भौगोलिक दक्षिण की तरफ, तथा दक्षिणी ध्रुव किधर है, भौगोलिक उत्तर की तरफ। जो हमारी पृथ्वी का मैग्नेट है, इसका दक्षिणी ध्रुव किधर है, भौगोलिक उत्तर की तरफ। जब पृथ्वी के मैग्नेट का आपका साउथ उत्तर की तरफ है, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया मैग्नेट का नॉर्थ उत्तर की तरफ होगा ही। इस तरह से हम किसी चुंबक या चुंबकीय कंपास को जब चुंबकीय कंपास को रखते हैं और चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में ठहरता है। और इस तरह से हमें दिशा का ज्ञान भी होता है। यही चीज अरिस्टल ने यहाँ भी पाया कि जब किसी चालक में उन्होंने धारा प्रवाहित किया, तो इस चालक का व्यवहार चुंबक जैसा मिला। और इस चालक को, बहते हुए धारावाही चालक को या धारावाही चालक को जिसमें धारा बह रही है, उसे स्वतंत्रता पूर्वक यदि लटका दिया जाए, तो आप पाएंगे कि उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है। और उन्होंने ये देखा कि यदि चालक में धारा की दिशा बदल दी जाए, यानी इस बैटरी के नॉर्थ को जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल था नेगेटिव बना दिया जाए और नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया जाए, तो ये चालक में धारा की दिशा बदल जाएगी। तो चुंबक के ध्रुव भी बदल जाते हैं। यानी जब पहले धारा बहते थे, चुंबक कैसे था, जब धारा की दिशा बदलते हैं तो चुंबक ऐसे हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अरिस्टल ने यह पाया कि किसी धारावाही चालक का व्यवहार चुंबक जैसा होता है, और चालक में धारा की दिशा बदल देने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाते हैं, और चुंबक जो पहले उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे था, वो घूम के फिर दक्षिण उत्तर दिशा में हो जाता है। इस तरह से अरिस्टल ने पाया कि धारावाही चालक का व्यवहार भी चुंबक जैसा होता है। अब प्रश्न ये है कि धारावाही चालक का व्यवहार चुंबक जैसा क्यों है। आप जानते हो कि किसी चालक में जो धारा बहती है, वह आवेश प्रवाह के कारण, धारा की डेफिनेशन है कि आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। अर्थात यदि किसी चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा बह रही है, तो धारावाही चालक का चुंबकीय व्यवहार चालक में धारा के कारण है, और धारा किसके कारण है, आवेश के गति के कारण। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी धारावाही चालक में आवेश के गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, या धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, गतिशील आवेश या आवेश की गति। निष्कर्ष ये मिला कि धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का कारण है आवेशित कण की गति। चालक में कौन सा कण चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। इस चालक में धारा इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही हमारा आवेशित कण है। अतः किसी धारावाही चालक का चुंबकीय व्यवहार क्या है, आवेशित कण के गति के कारण। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि किसी धारावाही चालक की जगह हम कोई परिनालिका ले लें, धारावाही परिनालिका ले लें और उसमें धारा प्रवाहित करें, तो उस परिनालिका का व्यवहार भी चुंबक जैसा होता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा धारावाही परिनालिका है क्या। धारावाही परिनालिका के लिए हम यदि परिनालिका बनाना चाहें, तो कागज के, मोटे कागज के एक कम व्यास के लंबे बेलनाकार संरचना जैसी एक नली ले लेते हैं, जो मोटे कागज के हो, उसका व्यास कम हो और लंबी नली हो। अब उस पर क्या करते हैं, किसी चालक के, मान लो तांबे के जो जिस पर के विद्युत रोधी पदार्थ लगा हुआ है। आप देखते हो कि तांबे के तार आते हैं जिस पर इंसुलेशन लगा होता है। मोटर बाइंडिंग हो रहे हैं, जो तार होते हैं उस पर इंसुलेशन आपका लगा होता है। उस तांबे के तार को उस परिनालिका पर, जो आपको कागज के जो नली लिए हो पतले व्यास वाले, उस पर समीप लपेटो। इस तरह से हम एक लंबी परिनालिका बनाते हैं, अत्यंत समीप लपेटते हुए बहुत ज़्यादा फेरे रखते हैं, और फेरे रखते हैं तो एक लंबी संरचना बनती है, जिसको धारावाही परिनालिका कहते हैं। याद ये रखना कि परिनालिका की लंबाई की तुलना में उसका व्यास बहुत कम होना चाहिए। जो कुंडली बनाए हैं, इसकी कुंडली की लंबाई की तुलना में उस कुंडली का व्यास बहुत कम होना चाहिए।
तो ऐसी संरचना को हम धारावाही परिनालिका कहते हैं। ऐसे बनाते हैं इसको धारावाही परिनालिका के लिए। मान के चलिए ऐसे, ये हमारी धारावाही परिनालिका है। कम व्यास के कागज के एक पतली नली के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी में इस तांबे के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ की कोटिंग होती है, लपेट करके हम धारावाही परिनालिका बनाते हैं। अब इस धारावाही परिनालिका में यदि हम धारा प्रवाहित करें तो परिनालिका का व्यवहार चुंबक जैसा होगा। अगर मान लो इस कुंजी को बंद कर दें तो परिनालिका में धारा बहेगी और ऐसे धारा निकल कर यहाँ जाएगी और यहाँ से धारा फिर बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परिनालिका में धारा प्रवेश करेगी तो ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी और अब ये ऐसे आकर फिर ऐसे आएगी, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी। इस तरह से हमारी धारा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए ऐसे धारा आती है, फिर ऐसे बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि जब किसी धारावाही परिनालिका, हम ये देख लें कि धारावाही परिनालिका हमारी क्या है, तांबे के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ लगा हो या विद्युत रोधी कोट की गई हो, ऐसे तार को यदि हम कम व्यास रखते हुए लपेटा जाए और उसके बहुत सारे फेरे बना करके एक लंबी संरचना प्रदान की जाए तो ये आपके धारावाही परिनालिका कहलाते हैं। परिनालिका की विशेषता होती है कि इसका व्यास इसके लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है और परिनालिका के तार अत्यंत समीप रखे जाते हैं। ये हमारा धारावाही परिनालिका है। इस धारावाही परिनालिका का व्यवहार भी मैग्नेट जैसा होता है, चुंबक जैसा होता है। अब प्रश्न ये है कि यदि धारावाही परिनालिका में धारा बह रही है तो ये मैग्नेट बन गई, यानी ये इसका व्यवहार चुंबक जैसा हुआ और यह एक चुंबक का कार्य करती है। जैसे हमारा दंड चुंबक जो कार्य करता है वही हमारे धारावाही परिनालिका भी करते हैं। तो दंड चुंबक में हमारा उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा भी होता है। तो हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि जब इस परिनालिका में धारा बह रही है तो इसका उत्तरी सिरा कौन सा होगा और दक्षिणी सिरा कौन सा होगा। तो आपको पहले बता दें, उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा को जानने के लिए आप S और N लिखिए। आप S ऐसे लिखिए, फिर इसके बाद N ऐसे लिखिए। S और N लिखने के बाद अब एक काम आप कीजिए, N के किनारों को मोड़ दीजिए, हल्का सा टर्न कर दीजिए ऐसे, और S के किनारों को भी हल्का सा टर्न कर दीजिए ऐसे। और आप यहाँ एक किल बढ़ा करके इसको सर्कुलर घुमा दीजिए ऐसे। इसको किल घुमा के आप तीर की दिशा में घुमाइए। ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि हम इधर को घूमेंगे, ये बता रहा है हम इधर घूमेंगे। आप यहाँ इसको ध्यान से देखिए, इसका ये सिरा इधर को इंगित करता है, ये सिरा इधर को इंगित करता है। इस तरह से यश बता रहा है कि अगर हमारी तरफ एक सर्कल बनाओगे तो उसमें करंट, उसमें जो है ऐसे डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर यहाँ से देखोगे तो ये तीर इधर को डायरेक्शन बता रहा है, इधर को बता रहा है। इस तरह से यन को अगर बनाया जाए तो यन को अगर हम बनाएंगे तो यन बता रहा है कि यह डायरेक्शन इधर को होगी और यह डायरेक्शन इधर को होगी। इस तरह से आप देखते हो कि यस और यन दोनों में डिफरेंस है। आप इसकी दिशा किधर है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई इधर को चलती है, ऐसे चलती है, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। इसके विपरीत हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बताइए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है, ए है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए है, तो हम किसी परिनालिका में जब धारा बहती है तो परिनालिका के जब धारावाही परिनालिका हमारी मैग्नेट बन जाती है, चुंबक बन जाती है, तो चुंबक में हम कैसे निर्धारित करते हैं कि इसका उत्तरी सिरा कौन है और दक्षिणी सिरा कौन है। तो इसके लिए आप इन दोनों चीजों को ध्यान में रखोगे। सामने से देखते हैं जिस परिनालिका का जो सिरा चेक करना है कि दक्षिणी है या उत्तरी है, तो उस सिरा को सामने से देखते हैं। अगर उसमें धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो अब नॉर्थ होगा, और यदि क्लॉकवाइज है तो उस सिरा क्या होगा, साउथ होगा। अब यहाँ हम निर्धारित करते हैं कि इसमें कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है।
इस धारावाही परिनलिका का कौन सा सिरा उत्तरी है, कौन सा सिरा दक्षिणी है, इसका निर्धारण आप कैसे करते हैं। परिनलिका है, परिनलिका में धारा करंट इधर को जा रही है। हमें एक बात बताओ, हमने परिनलिका कैसे बनाया है, ऐसे है, हमारी धारा कैसे जा रही है, ऐसे जा करके धारा घूमते हुए आगे को बढ़ रही है, धारा घूमती हुई आगे को बढ़ रही है। ये धारा ऐसे गई, ऐसे, फिर ऐसे, तो हम देखते हैं हम कैसे सुई को घुमा, ऐसे कैसे घुमा रहे हैं, देखिए। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे घुमा रहे हैं तो हम कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमारी ये मार्कर हमारा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब अगर इसी को देखा जाए, बस इसी लूप से आप अंदाज लगा लो, इसको देखोगे तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ये इधर की तरफ है और ये किधर है, इधर की तरफ है, तो ये लूप क्या बता रहा है, साउथ। अब किसी एक ही लूप में, सॉरी यहाँ ये आप देखो, तो इस तरह से आप देखते हो कि ये डायरेक्शन क्या है, साउथ है। अर्थात ये भी कह सकते हो कि परिनलिका में जिस सिरे से धारा प्रवेश कर रही है वो आपका साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ। ये आपका परिनलिका जब करंट बहेगी मैग्नेट तो आपका साउथ पोल की तरफ जाएगा, साउथ। और जिस तरह से धारा निकल रही है क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ। और यहाँ आप ये समझ लिए कि जब धारावाही परिनलिका में धारा बह रही है तो धारावाही परिनलिका मैग्नेट बन गई, और मैग्नेट बन गई तो इसके सिरे उत्तरी और दक्षिणी हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन सा सिरा उत्तरी है, कौन सा सिरा दक्षिणी है। इसके लिए परिनलिका के उस सिरे के समीप खड़ा होकर के हम धारा की दिशा देखते हैं। यदि वह क्लॉकवाइज है तो वो सिरा साउथ होगा, और यदि वह एंटी क्लॉकवाइज है तो वो सिरा नॉर्थ होगा। इस तरह से धारा ऐसे चल रही है आगे की तरफ, तो ये क्या है आपका क्लॉकवाइज है, साउथ है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो धारा वापस आ रही है, इधर को आ रही है, निकल रही है। इस तरह से देखोगे तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसलिए नॉर्थ है। और ऐसे में निर्धारित कर दो कि जब ये साउथ है तो ये नॉर्थ है। एक सबसे आसान तरीका यह है कि धारावाही परिनलिका के जिस सिरे से धारा प्रवेश करते हो साउथ हो तो होगा, और जिस सिरे से धारा निकलती है वो नॉर्थ होगा। यहाँ हम ये देखते हैं कि परिनलिका और मैग्नेट में क्या अंतर है। हमारी धारावाही परिनलिका वही काम करते हैं जो हमारा मैग्नेट काम करता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यदि किसी धारावाही परिनलिका को में जब दो परिनलिकाएं हम इस तरीके से लें कि इसमें भी धारा बह रही है उसमें भी धारा बह रही है, दोनों धारावाही परिनलिका है तो दोनों मैग्नेट बन जाएंगे। और दोनों मैग्नेट बन जाएंगे तो यदि दोनों के नॉर्थ पोल को एक दूसरे के समीप लाओगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, दूसरे के साउथ को लाओगे तो आकर्षित करेंगे। अर्थात धारावाही परिनलिका का व्यवहार बिल्कुल ही दंड चुंबक जैसा होता है, बल्कि धारावाही परिनलिका हमारी ज़्यादा उपयोगी होती है। कारण यह है कि धारावाही परिनलिका में धारा की दिशा को बदल करके धारा की बहने वाली धारा के प्रबलता को बढ़ा करके इस परिनलिका के चुंबकीय सामर्थ्य को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी धारावाही परिनलिका ज़्यादा उपयोगी है। अब इसके बाद अब प्रश्न उठता यह है कि धारावाही परिनलिका जब चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है तो इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी। अब हम अगले अध्याय में अगले टर्न पर हम बात करेंगे कि किसी धारावाही यदि किसी कंडक्टर में धारा बह रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कितनी होगी, किस बिंदु पर कितनी होगी, उस बिंदु पर दिशा क्या होगी। नेक्स्ट अगले टर्न पर मिलेंगे।